हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये है लेक्चर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। ये अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कॉन्टिन्यूएशन में ही पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अब हम यहाँ पे फीमेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात करेंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक टर्म दी गई है जिसे हम बोलते हैं वल्वा। मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली फीमेल्स में क्या बोला जाता है? वल्वा। और इसके 4 पार्ट्स होते हैं: मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। तो मॉन्स प्यूबिस तो ऊपर की कवरिंग, ऊपर की स्किन होती है जो बहुत फैटी टिश्यू से बनी होती है, कुशन लाइक होती है, जिसके ऊपर बेसिकली हेयर्स होते हैं। वेजाइनल हेयर जो होते हैं वो होते हैं मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद लेबिया मेजोरा अंदर जाके आती है, 2 फोल्डिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। एंड देन क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेबिया माइनोरा और मेजोरा के ऊपर होता है। और एक हाइमन होती है। हाइमन एक थिन मेम्ब्रेन होती है वेजाइनल की ओपनिंग में। एंड जब भी फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तो हाइमन ब्रेक करती है। बट ये माना गया है कि खाली इंटरकोर्स से नहीं ये हाइमन ब्रेक होती है, ये इसके और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, साइक्लिंग हो गया, सडन फॉल हो गया। तो ये रीजंस हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हमें मतलब बताना चाहिए गेमेटोजेनेसिस होता क्या है। गेमेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस जिसमें गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स जैसे स्पर्म्स होते हैं, फीमेल गैमेट ओवम होता है। वैसे ही अब गेमेटोजेनेसिस क्या हो गया? प्रोसेस जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं गोनाड्स के अंदर। जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं वो गोनाड्स होते हैं। गेमेटोजेनेसिस में 2 प्रोसेसेस आते हैं, एक में स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, एक में हमारा ओवम होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिसमें स्पर्म्स बनते हैं डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया से। और oogenesis होता है जिसमें हैप्लॉयड ओवम बनता है। मतलब हैप्लॉयड का मतलब होता है एन और एक्स। वो बनता है डिप्लॉयड जर्म सेल्स में, ओवरी में जो होते हैं। तो डिप्लॉयड होता है 2n और 2x। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस जिसमें स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स को एक और टर्म दी गई है स्पर्मेटोजुआ। तो कभी ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें कि स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म्स अलग-अलग चीज होती है। वो दोनों एक ही चीज होती है। अब ये 4 फेजेस होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। मतलब स्पर्म्स की प्रोडक्शन के अंदर 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज में क्या होता है? जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होता है, उनके अंदर माइटोसिस होती है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, ये होते कहाँ हैं? ये होते हैं टेस्टिस के अंदर, जो सेमिनिफेरस टिप्यूल्स होते हैं। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वहां हमने ये मेंशन करा था कि जो स्पर्म्स होते हैं वो सेमिनिफेरस टिप्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उसके अंदर होती है माइटोटिक डिवीजन्स, जिसके कारण उनका नंबर बढ़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही हुआ कि उनका नंबर बढ़ना। तो नंबर बढ़ता है। ग्रोथ फेज होती है, जो ये स्पर्मेटोगोनिया जो बनते हैं ये अपने साइज में बड़े होते हैं, साइज बढ़ाते हैं अपना। और क्या बनाते हैं? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब इन्होंने अपना ये साइज इंक्रीज करा और क्या बनाया? स्पर्मेट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो हर एक स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, वो डिप्लॉयड होता है और उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी थर्ड फेज आती है मैच्योरेशन फेज और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसिस। जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ना, उनमें सबसे पहले होती है मायोटिक डिवीजन होती है, जिससे वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। और स्पर्मेटोसाइट जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं इनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब हमने स्टार्ट करा था स्पर्मेटोगोनिया से, यहाँ थे 46 क्रोमोसोम्स। अब यहाँ मियोसिस के बाद क्या रह चुके हैं? 23। तो इसीलिए हम मियोसिस को रिडक्शनल कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ करता है। तो 46 का हाफ 23 होता है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो प्रोड्यूस है वो 23 क्रोमोसोम्स थे उसमें।
देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर एक और मेयोटिक डिवीजन होती है जिससे स्पर्मेटिड्स बनते हैं एंड स्पर्मेटोटिड्स बनते हैं। तो मतलब इसमें क्या हुआ, थर्ड के अंदर क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बने। फोर्थ फेज होती है हमारी डिफरेंशिएशन फेज। डिफरेंशिएशन फेज में जो ये स्पर्मेटिड्स बने होते हैं ये आगे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो मतलब स्पर्मेटिड्स को जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्पर्मेटिड्स में, स्पर्मेटिड्स की जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्पर्मेटोजुआ में या स्पर्म्स में, तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। जो स्पर्म का हेड होता है वो हमने पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि टेस्टिस के अंदर दो सेल्स पढ़े थे हमने, सटोरी सेल्स और लेडिक सेल्स। सटोरी सेल्स जो होते हैं उनके साथ जो स्पर्म का हेड होता है वो अटैच हो जाता है, और ये सटोरी सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नरिश करते हैं स्पर्म्स को। और जो स्पर्म्स होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही रिलीज होते हैं और उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो हमें इन टर्म्स को अच्छे से याद रखना है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है। तो एक हम फिर रिपीट करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट होना, उसे प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मिएशन होता है स्पर्म्स का रिलीज होना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से। ये देख सकते हैं हम, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिया है जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया हो गए, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सटोरी सेल्स हो गए जो बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सबसे पहले बनता है, देन सेकेंडरी में ये प्रोसेस में है, ये सेल्स हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गए, देन वो स्पर्मेटोजोआ लास्ट में ये स्पर्म फुल फ्लेज ये स्पर्म बन जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब हार्मोन्स का क्या रिलेशन रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, मतलब स्पर्म्स की प्रोडक्शन में क्या हेल्प होता है हार्मोन्स का। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है, वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी हमारी 10 और 11 से 17 18 तक, 16 17 तक जाती है प्यूबर्टी, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं मेल में भी और फीमेल में भी। तो जो स्टार्ट में प्यूबर्टी की स्टार्ट में जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, वो एक हार्मोन होता है हमारा जीएनआरएच, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अब ये गोनाड, ये जो हमारे टेस्टिस होता है ये गोनाड है, मतलब मेल में है, तो हमें इसको ऐसे याद रखना है, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है प्यूबर्टी के टाइम पे, स्पर्मेटोजेनेसिस जब इनिशिएट होती है प्यूबर्टी के टाइम में, उस टाइम पे ये रिलीज होता है। तो और ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये हाइपोथैलेमस से होता है। ये है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीएनआरएच जो हार्मोन है जो उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस की इनिशिएशन में होता है, प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ से आया है, हाइपोथैलेमस से। अब जब जब ये जीएनआरएच का लेवल इंक्रीज होता है, वो इंटीरियर पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी के दो पोर्शंस होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना, वो सिक्रीट करती है एफएसएच एंड एलएच, दो हार्मोन्स को। और ये हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं, जब जीएनआरएच का लेवल इंक्रीज होता है। तो एफएसएच क्या है हमारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन। जो एफएसएच होता है वो सटोरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो ऐसे फैक्टर्स रिलीज करे जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करे। स्पर्मियोजेनेसिस हमें याद रखना है, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं। और जो एलएच होता है, एक तो एफएसएच हो गया, एफएसएच का काम हो गया कि वो सटोरी सेल्स को वो स्टिमुलेट करेगा कि वो फैक्टर्स रिलीज करे ताकि वो स्पर्मियोजेनेसिस मतलब एट लास्ट में स्पर्म्स प्रोड्यूस हो सके, उसके लिए हेल्प करेगा।
और एक एलएच होता है, एलएच जो होता है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और जो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है उसकी रिप्रोडक्शन और उसकी रिलीज सिक्रीशन में हेल्प करता है। ये इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ करा जीएनआरएच, जीएनआरएच ने पिट्यू एंटीरियर जब लेवल इंक्रीज़ हुआ तो उसने एंटीरियर पिट्यूटरी पे ट्रिगर किया, तो उसने रिलीज़ करे 2 हार्मोन्स एलएच और एफएसएच। एलएच क्या ने किस पे एक्ट करा? लेडिक सेल्स पे और एफएसएच ने करा सटोरी सेल्स पे। एलएच ने जब लेडिक सेल्स पे वो करा, तो क्या सिक्रीट हुआ हमारा टेस्टोस्टेरोन। और ऐसे ही सटोरी सेल्स ने जब एक्ट किया तो उसने ये देखो आप यहाँ देख सकता है कि एफएसएच ने सटोरी सेल्स को स्टिमुलेट किया ताकि वो फैक्टर्स रिलीज करे। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। अब एक स्पर्म ये एक स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्पर्म की जो कैप होती है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं और स्पर्म के हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। और एक्रोसोम और ये क्रोमोसोमल मटेरियल को पोर्शन ये पूरा हेड होता है। देन हमारे पास आ गई हमारी नेक। नेक के बाद आता है मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म इजीली स्विम कर सके, इजीली मूव कर सके। तो स्पर्म के 4 पार्ट्स हो गए, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। अब हेड क्या है? बहुत बड़ा हेड होता है, टेल बहुत छोटी होती है हेड के साइज से। और हेड के अंदर क्या होता है? एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है और ऊपर की जो कैप होती है वो एक्रोसोम होती है। इस एक्रोसोम का क्या काम होता है? ये एक्रोसोम एक इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, मतलब ऐसा एंजाइम जो जब ओवम के साथ ये स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज होगा उस टाइम पे जो ओवम की मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व कर सके और ओवम के अंदर जा सके, उसके लिए एक्रोसोम में होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो हेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेड के पास ये कैप है जिसके कारण जो स्पर्म है वो ओवम के साथ फ्यूज कर पाएगा। सेकंड पार्ट होता है हमारा नेक। नेक के अंदर हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं करा था तो ये पेन से यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसकी ज़रूरत क्या होती है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है? ये जो फर्स्ट क्लीवेज होती है, जो ज़ाइगोट ज़ाइगोट कब बनता है? जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट क्लीवेज होती है ना, उसके अंदर ये हेल्प करता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। फिर आता है हमारे पास मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म अपनी मूवमेंट कर सके। तो अगर स्पर्म के पास मिडल पीस नहीं होगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि मिडल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है और हमें हर किसी को ये पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, मतलब ये पावर देता है कि वो स्पर्म मूव कर सके। फिर हमारे पास आती है टेल। टेल के अंदर एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म को फ्लूइड में मीडियम में स्विम करने के लिए। और एक यहाँ एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि जो ह्यूमन मेल होता है वो एक इजैकुलेट कितना करता है? 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स को ड्यूरिंग अ कॉइटस। मतलब एक ही कॉइटस मतलब एक टाइम पे वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को रिलीज करता है। और इन कुछ सेल्स का सिक्रीशन हो गया और स्पर्म्स हो गया, उन सबको हम क्या बोलते हैं? सीमेन।